अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाजरीन, अपोजिशन ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर तो जंग शुरू करने जा रही, लेकिन उससे पहले अदालतों में कानूनी जंग शुरू कर दी है अपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक की जानिब से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ नाअहली के 3 रेफरेंसेस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दायर हो चुके हैं, जिनमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म ने अपने एहसास छुपाए हैं अपने गोशवारे जो जमा कराए गए थे इलेक्शन कमीशन में उनमें, और वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी बेटी मरियम नवाज को डिपेंडेंट जाहिर किया था अपने गोशवारों में, लेकिन उनकी ऑफशोर कंपनीज निकल आई हैं। और वज़ीर-ए-आज़म ने अपने लंदन के मेफेयर फ्लैट्स भी अपने वेल्थ स्टेटमेंट में जाहिर नहीं की। और ये रेफरेंसेस एक ऐसे वक्त में दायर हुए हैं जबकि इलेक्शन कमीशन मुकम्मल नहीं है। क्या इनका मुस्तकबिल होगा, उस पर भी आज के शो में बात करेंगे। लेकिन ईद के बाद जो तहरीक शुरू होने जा रही है उसका क्या मोमेंटम होगा, उस तहरीक की कैसी शिद्दत होगी, उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। और इंशाअल्लाह ईद के बाद मैं तहरीक चलाऊंगा और मैं चाहे हम कोशिश करेंगे सारी पार्टीज हमारे साथ मिले। इनके चोरी पकड़ी गई है, ये मुजरिम है इस कौम के, ये मनी लॉन्ड्रर है, ये करप्ट हैं और इनको शर्म नहीं आती कि इस करप्शन के पैसे से ये इस तरह फिरते हैं पाकिस्तान में हमारे ऊपर जिस तरह के हम इनके गुलाम हैं। इंशाअल्लाह इनके खिलाफ तहरीक चलाएंगे, सारे पाकिस्तान को मिलाएंगे। और मैं ये आपसे वादा करता हूं कि इमरान खान तब तक नहीं बैठेगा जब तक हम इनको जेलों में नहीं डलवाएंगे। बिल्कुल, आपने इमरान खान को सुना, काफ़ी ज़्यादा पुरअज़्म और पुरजोश दिखाई दिया इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज आपने देखी कि वो ईद के बाद एक ज़बरदस्त सी तहरीक हुकूमत के ख़िलाफ़ चलाने जा रहे हैं। इसी पर हम बात करेंगे आज के शो में कि क्या मुस्तकबिल होगा इन रेफरेंसेस का, कि जब ऐसे वक्त में जब दायर किए गए हैं जब इलेक्शन कमीशन मुकम्मल नहीं, और तहरीक का क्या मुस्तकबिल होगा। इसी पर हम आज के शो में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में काजी शफीक साहब ने रहनुमा है पाकिस्तान अवामी तहरीक के, जबकि फैसलाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं राना अफजल साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। उनसे ही पहले बात करते हैं। राना अफजल साहब, आपने इमरान खान साहब को सुना, काफ़ी ज़्यादा उनकी बॉडी लैंग्वेज आपने देखी, बहुत ज़्यादा पुरजोश और पुरअज़्म दिखाई दी है तहरीक शुरू करने से मुतल्लिक। तो क्या हुकूमत ने नविश्ता दीवार पढ़ लिया है? क्या किस तरह के विजडम का मुजाहरा करेगी नून लीग? देखिए, नून लीग अभी तक विजडम का ही मुजाहरा कर रही है, वरना बॉडी लैंग्वेज तो हमें भी इस किस्म की आती है। और जिस शद्दो मद से वो कहते हैं जी ये मनी लॉन्ड्रर हैं, इनको शर्म नहीं आती, ये करप्ट हैं, ये सारी बातें मैं इनके बारे में भी कह सकता हूँ। और लेकिन हमें हमारी पार्टी की तरबियत इस किस्म की नहीं है। इन्होंने दुनिया के अंदर हर वो गुनाह किया हुआ है जिसके ऊपर मैं ऊंची आवाज़ में बात कर सकता हूँ और बग़ैर किसी तरदीद या बग़ैर किसी ऐसी बात के कि वो गलत साबित हो सके। इनकी ज़ाती किरदार के ऊपर, इनके हर मामले के ऊपर हम भी इसी तरह की बातें कर सकते हैं। और ये 2-2.5 साल से जो इस किस्म की बातें करते हैं उसका सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि ये साबित करना चाहते हैं कि हम वैसे तो नालायक हैं, लेकिन करप्शन के मामले के अंदर हम शायद पाकिस्तान को ठीक कर लेंगे। पाकिस्तान के अवाम का मसला जो है यहाँ की मईशत को बेहतर करना है। और अगर इनके अंदर ज़रा भी अकल, इनके करीब से अकल गुजरी होती तो ये जो खैबर पख्तूनख्वा का सूबा है, जो पंजाब से 4 गुना छोटा सूबा है, उसको एक मिसाली सूबा बना के दिखाते और लोग कहते हैं कि हाँ, इमरान खान कोई अक्लमंद आदमी है और ये पाकिस्तान को ठीक कर लेगा। राजा साहब, जो वो कहते हैं उन्होंने किसी हद तक करके भी दिखाया है अमली तौर पर। इलेक्शन कमीशन में उन्होंने रेफरेंस दायर कर दिया वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ नाअहली का। आपने अभी तक अदालतों में कुछ, अभी तक आप अदालतों में नहीं गए, आपने कुछ ऐसा मुजाहिरा नहीं दिखाया जिस तरह से वो अदालतों में चले गए हैं आपके खिलाफ। देखिए, नालायक आदमी के खिलाफ आप अदालत में क्यों जाएंगे? वो तो नाअहल लोग हैं, उनके बजट इस्तेमाल नहीं होते, कि उन्होंने काम कुछ नहीं किया, तो आवाम से झूठे वादे करते हैं और हम वेलकम करते हैं। देखिए, अब जो इन्होंने एक्शन लिया है, ये आज 1.5-2 महीने के प्रोपेगेंडा करने के बाद अगर ये 1.5-2 महीने कौम के ज़ाया ना करते और ये रेफरेंस पहले दाखिल कर देते, हम वेलकम करते हैं। और वज़ीर-ए-आज़म ने खुद कहा कि अदालत के अंदर अगर उनके खिलाफ कोई चीज़ साबित होगी वो स्टेप डाउन कर जाएंगे। लेकिन इसके ऊपर तकरीरें करना, उनको करप्ट कहना, उनको मनी लॉन्ड्रर कहना, उन्होंने कौन सी मनी लॉन्ड्रिंग उनके ऊपर साबित हुई है? इनके ऊपर तो चीज़ें साबित हो चुकी हैं। ये तो अमेरिका की अदालतों से भगौड़े हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान अवामी तहरीक वाले भी नाअहल इमरान खान की तरह क्या? देखिए, मैं वेलकम करता हूं जिन लोगों ने, अगर अदालत में जाना एक बाइज्जत, एक अच्छा काम है। अगर आप महसूस, हम इनको पीपल्स पार्टी को अदालत में लेके गए या नहीं गए? आज नैब के अंदर जितने रेफरेंस चल रहे हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप उनके खिलाफ लेके गई और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए लेके गई। अब अदालत अगर इनके हक में फैसला करती है तो हम गुनाहगार हो जाएंगे, हम इनसे माफी मांग लेंगे।
लेकिन जब तक ये फैसला नहीं होता उसके ऊपर ये कह देना कि जी मनी लॉन्ड्रर हैं, ये फलाने हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल सही है। काजी साहब बताइएगा कि आपने रेफरेंस दायर किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में वज़ीर आज़म की नाअहली के लिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो मुकम्मल ही नहीं, उनके 4 अरकान के तकर्र में तकरीबन 1 महीना लग जाना है, तो अभी क्यों इतनी जल्दी में आपको रेफरेंस मिला? बिस्मिल्लाह। समर अब्बास साहब, गुजारिश ये है कि इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल करना तो हुकूमत की जिम्मेदारी है ना, ये तो उनको चाहिए कि एक आईनी इदारा है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, तो उसको आप मुकम्मल करें, उसको जितनी जल्दी मुमकिन हो सके करें। लेकिन हमारा ये आईनी और कानूनी हक था कि हमने एक चीज़ जिसको हमने पॉइंट आउट किया, वो ऑफशोर कंपनीज, इसके अंदर उनकी फैमिली का नाम आया, और वो डेफिनेटली उसको जब वो नाम आ गया तो बज़ाते खुद ऑफशोर कंपनीज के अंदर नाम आना ये कोई छोटी बात नहीं है। वो कोई रोड पे बैठे हुए 2 लोगों की कहानी नहीं है, वो एक इंटरनेशनल लेवल की कई सालों की रिसर्च है, कई 100 सहाफ़ियों की, जिन्होंने उस रिसर्च के बाद वो लिस्ट जो है वो आउट की है। तो वो इटसेल्फ उसके अंदर नाम आ जाना ही बहुत बड़ी बात है। अगर अखलाकियात की बात होती तो अखलाकी तौर पे तो पीएम को चाहिए था कि वो उस नाम आने पे जो उसकी फैमिलीज के नाम है उसी पे वो रिजाइन कर देता और वो अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर देते। लेकिन उन्होंने, जैसे राना साहब ने कहा कि उन्होंने कौम का वक्त ज़ाया किया, वो सिर्फ उन पार्लिमानी तमाम पार्टियों ने कौम का वक्त ज़ाया किया जो TR कमेटी के अंदर बैठी हुई थी, उसका वो सही हासिल थी, उससे कुछ नहीं निकलना था। ये डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने तो पहले दिन ये कह दिया था कि एक ऐसी प्रैक्टिस है कि ये डिले टैक्टिस है, ये इसको लंबा करना चाहते हैं, ये कौम का वक्त जाया करना चाहते हैं, और वही हुआ। 2 माह गुजर गया, उससे कुछ भी नहीं निकल सका। हम अपने कुछ दीगर मेहमानों को शामिल करते हैं शो में। हमें इनलीब अब्बास ने ज्वाइन किया है लाहौर से, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और सेनेटर करीम ख्वाजा ने हमें कराची से ज्वाइन किया है, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। इनलीब बताएगा कि जिस तरह हमने बात की पहले कि इलेक्शन कमीशन के अरकान तो मुकम्मल नहीं, तो फिर आपने जो रेफरेंस दायर किया वज़ीर आज़म की नाअहली के लिए, क्या ये इत्माम हुज्जत है सिर्फ कि वैसे भी आप ईद के बाद तहरीक चलाने जा रहे हैं, आपको पता है कि 1 माह तक इलेक्शन कमीशन के अरकान का तकर्रर नहीं होना? समर, एक तो मैं जानूँ कि इस वक्त बेचारे जो हुकूमती रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका क्या हालत है, और वज़ीर आज़म तो वैसे ही आपको पता है कि अब पता नहीं ईद पे आए ना आए, इनका एक रिप्रेजेंटेटिव आके कहता है जी ईद वो लोगों के साथ मनाएंगे, दूसरा आके कहता है कि नहीं जी वो ईद के बाद आएंगे। तो जो इस वक्त इनकी हर तरफ असेंबली में, कमेटियों में, टीवी पे जो इस वक्त हवास हैं, वो उससे मैं बिल्कुल, मुझे हमदर्दी है और मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगी। लेकिन ये मैं आपको लीगल पॉइंट बताती हूँ जो आपने सवाल किया कि जी 4 बंदे नहीं आने। पहली बात तो ये है कि सबको पता था और हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि ये 4 बंदे चले जाएंगे, एक डेट मुकर्रर थी, और अभी भी ये 40 दिन ले लें, 2 महीने ले लें, पहले भी 2 महीने ले लिया और TOR इसमें इन्होंने कुछ नहीं किया। अगर इनको कोई खौफ डर नहीं था तो सामने आते दिखा देते। अब मैं आपको ये 42A का बता रही हूं, जिम्मेदारी नहीं है, लीबिया हुकूमत और अपोजिशन ने मिलकर चारों अरकान का तकर्रर करना होता है। हुकूमत ने अगर कोई इनिशिएटिव नहीं लिया था तो आप ही महीना पहले बता देते, पॉइंट आउट कर देते। नहीं जी, हम, मेरा ख्याल है कोई साल पहले से कह रहे हैं। आपको याद होगा हमने तो साल पहले इन 4 के खिलाफ रेफरेंस दायर किया था, इनकी रेजिग्नेशन मांगी थी, इनकी रिप्लेसमेंट मांगी थी, हमने इतना बड़ा जलसा किया था इसके ऊपर। तो पहली बात तो ये, मैं आपको इसका एक बताती हूँ कि ये मिसरिप्रेजेंट हो रहा है फैक्ट। जो है ना 42A, ठीक है ना, आर्टिकल 42A मेरे हाथ में है और ये हमने सारा स्टडी करके उसके बाद रेफरेंस फाइल किया है। उसमें ये जो है सबमिशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू द इलेक्शन कमीशन, ये मेरे हाथ में है और ये मैं पढ़ के आपको सुनाती हूँ। उसमें लिखा है द कमिश्नर शैल, Commissioner, the Chief Election Commissioner, shall by the 15th of October each year notify the names of members who fail to submit statements of assets and liabilities, and if they are found false or missing, he may proceed under section 82 for committing the offence of corrupt practices. ये लिखा हुआ है जी, ये मैंने नहीं, ये रोपा है, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, आपको पता है, और ये इसके अंदर लिखा हुआ है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जब एसेट्स ना डिक्लेयर हो उनको करप्ट प्रैक्टिसेस में फॉलो अप करना है। इसमें ये नहीं लिखा हुआ करीम ख्वाजा साहब, चारों को होना जरूरी है। करीम ख्वाजा साहब से उनका मौक़िफ़ ले लेने दें। करीम ख्वाजा साहब बताएगा कि पीपल्स पार्टी ने भी रेफरेंस दायर किया वज़ीर आज़म के साथ साथ उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को, हमजा शहबाज को, वज़ीर आज़म के दामाद को भी उन्होंने टारगेट, उनके खिलाफ भी रेफरेंस दायर, उनके नाम भी शामिल किए हैं। तो पहले तो लग रहा था बज़ाहिर के -1 की बात चल रही है, सिर्फ नवाज शरीफ साहब के को हटाने की बात चल रही है, लेकिन अब बाकियों के नाम भी आपने दायर कर दिए, तो इसकी क्या वजह है? देखिए, मसला ये है कि जो शरीफ ख़ानदान है वो 85 से
पंजाब में बादशाहत कर रहा है, मुगलिया राज है वहाँ, इन्होंने बहुत सी प्रैक्टिसेस प्रॉपर नहीं की है और तबाही की है, रिक्रूटमेंट्स की है, भर्तियाँ की है, डेवलपमेंटल वर्क्स उल्टे सीधे किए हैं, तो ये सब इसमें शामिल है। तो एहतसाब तो होना चाहिए और हमने उस हिसाब से इन पर रेफरेंसेस दाखिल किए हैं और लेट्स सी कि उसका क्या रिज़ल्ट निकलता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और लगता नहीं कि ये मामला फैल जाएगा ज़्यादा, चूंकि फोकस आपका पहले सिर्फ प्राइम मिनिस्टर पर था, उसी पर रखते तो ज़्यादा आप कंसंट्रेट कर पाते हैं, लेकिन अभी जब आपका वो फैल जाएगी सारी तवज्जो आपकी 5 बंदों के अपने नाम डाल दिए हैं। भाई अदालतों में केसेस होते हैं लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में, ये तो जजेस का काम होता है कि वो किस तरह केसेस को चलाते हैं, निपटाते हैं। तो ये तो इलेक्शन कमीशन में हमने डाला है, उनके पास जिस पैटर्न पर वो करते हैं ये उनका काम है। इसी तरह हम नैब में भी डालेंगे, नैब में ऑलरेडी इनके पास मुख्तलिफ वक्तों में रहा है केस इनका, शरीफ ख़ानदान का। तो अब लेट्स सी, अब हमने उन पर केस डाले हैं, केस के रिजल्ट्स क्या आते हैं, एक सिस्टम है। लेकिन इतनी जल्दबाजी क्यों की आपने, जब इलेक्शन कमीशन मुकम्मल नहीं, आपको पता है कि महीने का प्रोसेस है, ये कम से कम महीने का प्रोसेस है, 4 अरकान जब उनका तकर्रर होना है, उससे पहले अभी इतनी जल्दी में क्यों किया गया ये? देखें, अगर मिसाल के तौर पर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर हो जाता है या हाई कोर्ट का जज मौजूद नहीं होता, अपॉइंट नहीं होता, इसका मतलब अदालतें रुक तो नहीं जाती हैं। केस हमने डाल दिया, वो अपने अकॉर्डिंगली। ईसीपी में सिर्फ अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह गए, वो अकेले डिसीजन नहीं ले सकते। नहीं, वो डालेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये डिसीजन ले सकता है, मैंने यही तो आपको दिखाया है। देखिए, हमने केस डाल दिया है और अकॉर्डिंगली जो भी लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन में इजाज़त है तो उनको फैसला करना है। जो हमने ईसीपी की हिस्ट्री देख लें, ईसीपी ने आज तक कोई बड़े डिसीजंस नहीं लिए, कोई बहुत बड़े लैंडमार्क उनकी तरफ से हमें डिसीजन नजर नहीं ले लेना चाहिए ना। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो डायरेक्शंस आती हैं वो उस पे इंप्लीमेंट कर देते हैं, आज खुद वो इतने बड़े बड़े डिसीजंस नहीं लेते। देखिए, हम तो चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन बहुत ताकतवर हो, जिस तरह हिंदुस्तान में है, अपना बरतानिया में है या दीगर मुल्कों में है। तो कहने का मतलब है कि हमने चीज़ें डाली है, प्रैक्टिसेस स्टार्ट होती है, नए जो है एविडेंसेस आते हैं, नए सिस्टम डेवलप होते हैं, तो हमने डाल दिए हैं। अब लेट्स सी, हम इंतज़ार कर रहे हैं अदालत का, इलेक्शन कमीशन का क्या होता है, पता चल जाएगा वक्त पर। और नैब में भी हम इंशाल्लाह ईद के बाद रेफरेंसेस दाखिल करेंगे। बिल्कुल सही है। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आकर हम बात करेंगे कि रेफरेंसेस की सियासत कहाँ लेकर जा रही है। चूँकि एक रेफरेंस इमरान खान साहब के खिलाफ भी दायर हुआ है और ये जस्टिस पार्टी की जानिब से दायर हुआ है कि उन्होंने भी अपनी ऑफशोर कंपनी छुपाई। इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। राना अफसर साहब, बताइएगा कि अभी 3 रेफरेंसेस वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ दायर हो चुके हैं और ईद के बाद बड़ी जमातें अपोजिशन की, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं। तो क्या आपके कानों में भी खतरे की घंटियां बज रही हैं? बहुत शुक्रिया आपका। देखें, बात यह है कि हम इन रेफरेंसेस को इंशाल्लाह डिफेंड करेंगे। आप बार बार इनसे पूछ रहे थे कि वो आपका इलेक्शन कमीशन कंप्लीट नहीं है, आपने रेफरेंसेस क्यों पहले दाखिल कर दिए। देखिए, इन सारी चीज़ों के पीछे सियासत होती है, इनको एक प्रोपेगेंडा करने की एक वैल्यू होती है। जब आप बार बार इमरान खान साहब रोज़ कहते हैं कि जी मियाँ साहब ने करप्शन की, ये किया, वो किया, और वो टेलीविज़न के ऊपर आके आते हैं, तो वो लोगों को वर्गलाने की कोशिश करते हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी है कि लोगों को मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह से ये चीज़ें जो सियासी जमातें करती हैं, आगे इलेक्शन आने वाला है, तो वो ये समझते हैं कि अपनी कारकर्दगी को छुपाने के लिए हम दूसरों को, जिनकी कोई कारकर्दगी है, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाएं और उनको हम कह दें कि जी ये तो करप्ट हैं, खुद ये कुछ करते नहीं हैं, नखट्टू हैं। सिंध के हालात देख लें, बलोचिस्तान, आप इनके खैबर पख्तूनख्वा के हालात देख लें, और जहाँ काम हो रहा है पंजाब के अंदर, उनके ऊपर ये इल्ज़ामात लगाते हैं कि जी ये करप्ट हैं। जब इलेक्शन हो गया पाकिस्तान के अंदर, तो इन्होंने कहा सारा इलेक्शन फ्रॉड हो गया, यानी पूरे पाकिस्तान की कौम जो थी वो जाली वोटें डालने के अंदर वो घुस गई। तो इस किस्म की ये चीजें जो करते हैं, ये प्रोपेगेंडा वैल्यू के लिए करते हैं। साहब, आज इमरान खान साहब की आपने बॉडी लैंग्वेज देखी होगी, आज आपने इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज देखी होगी, वो कह रहे हैं कि ऐसा धरना दूंगा, ऐसा एहतजाज शुरू करूंगा कि हुक्मरानों को जेलों तक छोड़ूंगा। देखें, जो उन्होंने 126 दिन का धरना दिया, ये पार्टी उस वक्त तबाह हो गई। इस पार्टी में बड़े अच्छे अच्छे लोग गए, उनको बड़ी उम्मीद थी कि पाकिस्तान में एक दूसरी पार्टी आ रही है जो लोगों के पास एक सेकंड चॉइस होगी और वो इस पार्टी के ज़रिए पाकिस्तान में तब्दीली लेके आएंगे। लेकिन इस पार्टी की कारकर्दगी देख के बेशुमार लोग, अब हालात मुख्तलिफ है, अब पीपल्स पार्टी भी उनके साथ खड़ी है।
इस पीपल्स पार्टी ने लास्ट टाइम आपको डिफेंड किया था। 75-76 लाख वोट पीटीआई को मिल गया पिछले इलेक्शन के अंदर, ये उससे आधा वोट नहीं आई दे सकते। ये पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने ये उससे 50% वोट नहीं लेंगे, क्योंकि उस वक्त ये नए थे, उस वक्त इनसे लोगों की तवक्कुआत थी। आज इनकी सियासत लोगों ने देख ली कि ये रोंदू किस्म की सियासत करते हैं। हर चीज़ के ऊपर कहते हैं जी अदालतों ने इंसाफ नहीं दिया, जी इलेक्शन कमीशन ने इंसाफ नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ नहीं दिया, पाकिस्तान के सारे रिटर्निंग ऑफिसर जो एडिशनल सेशन जज हैं वो सारे करप्शन में मुलव्वस हो गए। इस किस्म की रोंदू सियासत जो है वो पाकिस्तान के अवाम को कबूल नहीं है। और आप देखेंगे कि उस वक्त से लेके आज तक ये एक बाई इलेक्शन नहीं जीत सके। इंदलीब, आप बताइएगा कि क्या वाकई आप अपनी सियासत की बका की जंग लड़ रहे हैं? समर, मैं तो फिर यही कहूँगी कि वो क्या कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा चाहिए, और चोर मचाए शोर वाली जो स्ट्रेटजी है वो यहाँ आप देख रहे हैं, उल्टा कोतवाल चोर को डांटे। अब ये देखें कि हुआ क्या है कि उमर चीमा जो हैं, जो कि ICIJ और ये इनके जो अखबार है न्यूज़ में उसमें लिखते हैं, और वो उन 150 जर्नलिस्ट में शामिल हैं जिन्होंने ये इंकशाफ किया। वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले आए हैं, परसों आपने देखा था, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मेरे पास भी है जो हैक हुआ, और उसमें ये मैं दिखा रही हूँ आपको कि ये डॉइचे बैंक का डॉक्यूमेंट है। अच्छा, ये डॉइचे बैंक का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जिसमें ये लिखा हुआ है कि मरियम नवाज शरीफ और हुसैन नवाज शरीफ ने अपने फ्लैट्स को प्लेज करके उसके अगेंस्ट लोन लिया है, और वो लोन जो है उसकी भी तफसील है, और वो शेयर होल्डर्स हैं उसके अंदर। मतलब इससे बड़ा एविडेंस आपको, अच्छा, और आपको पता है क्योंकि ये सारा रेफरेंस ये है प्रोपेगेंडा वैल्यू, तो ये देख लेना। देखिए मैं माजरत से कहूंगा, एक सेकंड मुझे दे दें, ये है प्रोपेगेंडा वैल्यू। समर देखे, मैंने इनके इंटरफियर नहीं किया, मेरी बात पूरी करने दें। बात मुकम्मल कर लें। अगर ये बात पूरी नहीं करने देंगे इसका मतलब है कि के चोर मचाए शोर वाली स्ट्रेटजी कर रहे हैं। अच्छा, अब देखें, बड़ी सिंपल सी बात है, इन्होंने 2012 में, क्योंकि वो रेफरेंस जो है वो सारा मैंने भी, ये 2012 की नवाज शरीफ की मेरे पास सारी वो हैं जो इन्होंने FPR में डिक्लेयर की है, उसमें इन्होंने मरियम को डिपेंडेंट दिखाया और एक लैंड भी दिया हुआ है। ये मैं इनकी अपनी रिटर्न्स की बात कर रही हूँ जो मेरे पास हैं, जो हमने रेफरेंस में दिया और जो सब ने दी है, पीपल्स पार्टी ने भी दी है। उसमें कहा है कि जी मरियम डिपेंडेंट है और लैंड उनको दिया हुआ है। अब अगर मरियम डिपेंडेंट है 2012 में, और ये डॉक्यूमेंट सारे मौजूद हैं जिसके तहत मरियम हैज प्रॉपर्टीज, शेयर होल्डर है प्रॉपर्टीज की कूमर कंपनी में, ये बात पहले भी तो इसका मतलब है कि इन्होंने डिक्लेयर नहीं की। चलें सुन लेते हैं राना साहब की बात। मोहतरमा ने कहानी सुनाई है, नहीं कहानी नहीं है, कहानी सुनाई है, ये डॉक्यूमेंट है, कहानी जज के सामने सुनाएं, ये कहानी जज के सामने सुनाएं, और फिर देखें कि इनके कागज काबिल कबूल हैं या नहीं है। ये है प्रोपेगेंडा वैल्यू जो इनको टीवी टॉक शोज प्रोपेगेंडा का मौका देते हैं। अनवर जमाली साहब ने कहा है कि जो इन्होंने TORs बनाए हैं उन्होंने रिफ्यूज कर दिया है। अनवर जमाली ने कहा है कमीशन बनाया इन्होंने। चले, अब जो होगा अदालत में देखा जाएगा, इलेक्शन कमीशन जब मुकम्मल होगा तो उसमें देखा जाएगा कि क्या फैसला होता है। चीफ जस्टिस ने रिफ्यूज कर दिया है, उन्होंने कहा करीम हाजी साहब बात करेंगे, आपको पता चल जाएगा। मुझे करीम हाजी साहब की बात सुनने दें प्लीज। बाय चीफ जस्टिस, बिल्कुल सही है। ख्वाजा साहब बताइएगा कि जिस तरह से बात की राना साहब ने कि अपनी सियासत बचाने के लिए आप लोग कोशिश कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी का भी उन्होंने कहा कि वहाँ पे करप्शन है, सिंध में गवर्नेंस नहीं है, और यही उन्होंने पॉइंट आउट किया कि KPK में तहरीक इंसाफ से मुताबिक। तो क्या वाकई पीपल्स पार्टी अपनी बका के लिए ये जंग लड़ रही है, सड़कों पे आ रही दोबारा से अपने अहया के लिए, या वाकई आपको इसमें कोई तहरीक वाला एलिमेंट जिस तरह हुकूमत कह रही है ऐसा नहीं है? देखें, बका की जंग तो हम लड़ते आए हैं, गुज़र 45 साल में हम इलेक्शन जीतते भी रहे हैं, हारते भी रहे हैं। स्पेसिफिक तहरीक जो है, नहीं, मेरी बात सुने ना प्लीज़, मुझे कंप्लीट करने दें। तहरीकें चलती हैं, और अभी एक 9 पार्टीज़ का इत्तेहाद हुआ है जिसमें तय हुआ है कि TORs पर, और हमने रेफरेंसेस दाखिल किए हैं। तहरीक कंसेंसस से चलेगी और सोलो फ्लाइट नहीं होगी किसी भी पार्टी की, तय ये हुआ है। और पार्लियामेंट में अददी अक्सरियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, नेशनल असेंबली और सेनेट में। तो नेचुरली फैसला ये हुआ है सब पार्टीज़ के साथ कि ये सब कंसेंसस से तहरीक चलेगी। इस तरह नहीं होगा कि कोई
पार्टी के अलिफ बे जीम के भाई मैं चला रहा हूँ तो सब उसके पीछे। लेकिन अभी तक आप किसी कंसेंसस पे पहुंचे नहीं। हम जो बयानात सुन रहे हैं इमरान खान साहब के, वो कह रहे हैं कि मैं लीड करूंगा, जबकि पीपल्स पार्टी के सुन रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम लीड करेंगे। अभी तक आप में और तहरीक इंसाफ में ये डिसाइड नहीं हो रहा कि लीड कौन करेगा, कंसेंसस अभी तक हुआ नहीं आपके दरमियान। देखिए लीड वो करेगा जिसकी पार्लियामेंट में अददी अक्सरियत होगी, ठीक है। अभी हम ये बात को उलझा कर आपस में लड़ना नहीं चाहते हैं, मगर ये टेबल पर बैठकर हम फैसला करेंगे कि किस तरह चीज़ें चलती हैं। और अभी जब रेफरेंसेस दाखिल हैं, कोर्ट्स में हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं। और तहरीक पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क में हमें एजाज़ हासिल है कि जो भी तहरीकें चली हैं, जो जेलों में मेरे लोग गए हैं, फांसियाँ भी खाई हैं, और कड़ी तरह की तहरीकें जहाँ हमारे लोगों ने, लीडरशिप ने कुर्बानियाँ दी हैं, तो मैं गुस्ताखी माफ़ करके ये कहूँगा कि दूसरी पार्टीज़ को इतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना हमें है। तो बिल्कुल आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, बिल्कुल सही, आप स्टडी मूव करेंगे। नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आकर हम काजी शफीक साहब से कि इनकी तैयारी कितनी है, क्या पाकिस्तान अवामी तहरीक जो है वो सड़कों पर आने से पहले इलेक्शन कमीशन में अपने फैसले का इंतजार करेगी या फिर डायरेक्टली सड़कों पर आएंगे। ईद के बाद इसी पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। काजी शफीक साहब, ईद के बाद जिस तरह से पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ तो सड़कों पर आने का इरादा रखती है, तो आपकी पार्टी की क्या पॉलिसी है? आप रेफरेंसेस जो आपने रेफरेंस दायर किया इलेक्शन कमीशन में, उस पर कोई फैसला आने का इंतजार करेंगे या आप भी सड़कों पर निकल आएंगे पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की तरह? देखिए ये चीज़ें तो साइड बाई साइड सारी चलती रहेंगी। एट द सेम टाइम हम कोर्ट में भी इलेक्शन कमीशन के पास भी गए हैं, रेफरेंस दाखिल किए हैं, लेकिन फर्दर हमारा जो सर-ए-दस्त जो बर्निंग इशू है, जो एजेंडा है या जो पॉइंट है, वो हम 2 साल से जो साने मॉडल टाउन के इंसाफ की तलाश में है। हमारा जो मुतालबा है वो इंसाफ और किसास है। हम उस पर बात कर रहे हैं। अटैच किए रेफरेंस में, उसके अंदर हमने कॉपी अटैच किया है कि देखिए एक FIR के अंदर एक नामजद मुलजिम है, कत्ल का नामजद मुलजिम है, 14 लोगों की कत्ल की FIR है जिसके ऊपर, उसको अखलाकी तौर पर यह जवाब नहीं बनता। कानून को आप एक साइड पर रख ले, अखलाकी तौर पर उसका क्या जवाब बनता है कि वो PM की सीट के पीछे छुप रहा है। आज 2 साल हो चुके हैं, 2 साल में वो किसी GIT के सामने पेश नहीं हुआ, किसी जुडिशल कमीशन के सामने पेश नहीं हुआ। 2 साल में 14 लोगों को स्टेट टेररिज्म हुई, पूरी दुनिया ने देखा, गोलियां लगी, 100 लोगों को जख्मी किया गया। उसमें PM और CM नामजद मुलजिम है, उसमें आपके वज़रा, वफाकी वज़रा नामजद मुलजिम है। तो वो आज तक किसी GIT, किसी अदालत, किसी जुडिशल कमीशन के सामने पेश क्यों नहीं हुई है? हमारा सवाल तो यह है कि अखलाकी तौर पे उनको हक नहीं बनता कि वो सीट के ऊपर बैठे। उसको छोड़े PM की सीट के पीछे छुपने के बजाय कोर्ट के सामने। अगर आप आइन की, कानून की बात करते हैं, आप जमहूरियत की और इंसाफ की बात करते हैं, तो बताइए ना इंसाफ और कानून कहाँ है? 2 साल से आप हमें तो इंसाफ नहीं दे सके। जो इतनी बड़ी पार्टी इतना बड़ा धरना दिया और हम एक FIR दर्ज करा सके, एक आम गरीब आदमी को गली महल्ले में इंसाफ कैसे मिलेगा? यही तो हमारा मुतालबा है कि इस मुल्क के अंदर 2 कानून है, गरीब के लिए कानून और है, अमीर के लिए कानून और है। वरना क्या 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 मजाल है कि एक गरीब आदमी कत्ल करे हुआ FIR के अंदर शरीफ साहब ने किया था, उनका दरवाजा क्यों नहीं खटखटा रहे आप? जी, जनरल रहील शरीफ ने आपसे इंसाफ का जनरल रहील शरीफ साहब से हमने रिक्वेस्ट कर दिया, हमने सेट इन किया है 17 जून को, और हमने तमाम आईनी इदारों से रिक्वेस्ट किया, जनरल रहील शरीफ साहब से रिक्वेस्ट किया है कि हमें 2 साल से इंसाफ नहीं मिला, हमें इंसाफ चाहिए और हम फर्दर एक वक्त तक इंतजार करेंगे। अगर हमें इंसाफ मिलता हुआ नजर आता है तो हम देखेंगे, अदरवाइज हम इंशाल्लाह इस इंसाफ को लेने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। और गवर्नमेंट के खिलाफ सड़कों पर निकलना पड़ा, एहतजाज करना पड़ा, धरना देना पड़ा, कुछ भी करना पड़ा, हम उस 14 शहादा का खून जो है वो जाया नहीं होने देंगे। इसके लिए ये हमारा बर्निंग इशू और हम इंशाल्लाह इसके लिए मैदान में आएंगे और मैदान में मौजूद है। राना अफजल साहब बताइएगा, जिस तरह कह रहे काजी शफीक साहब के इखलाकी जवाज नहीं बनता वज़ीर-ए-आज़म का ओहदे पर रहने का, जिस तरह बरतानिया में देखा कि 48% वोट उनके हक में पड़े, 52% उनके अगेंस्ट पड़े, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इखलाकी जवाज उनका नहीं बनता था। तो क्या वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब भी ऐसे कोई इखलाकी जवाज को प्रैक्टिस करेंगे क्या? वो देखें, ये पाकिस्तान ही है जहाँ पे हमारी अदलिया और इंसाफ के जो तकाजे हैं वो पूरे होते हैं, और ये पाकिस्तान ही है जहाँ पे ये लोग एक किसी वाक़े के ऊपर वज़ीर आज़म तक के ऊपर FIR दर्ज करा सके हैं, और ये इनके इस हद तक इनको कबूलियत मिली है। अब इन्होंने हमें अगर फ़रीक बनाया हुआ है और हम फ़रीक, इन्होंने बकौल इनके हम फ़रीक हैं केस के अंदर, इनके साथ हम लोगों ने ज़्यादती की, हम लोगों ने जानबूझ के इनके बंदे मारे हैं, तो फिर अदलिया ने इंसाफ करना है, वो एक तीसरा फ़रीक है। ये अदलिया से इंसाफ मांगें या अदलिया के ख़िलाफ़ धरना दें, अदलिया के ख़िलाफ़ बात करें। जिस तरह के हमारे ख़िलाफ़ जिस अदालत में हमें लेके गए हैं, हम उस अदालत में अपना दिफा कर रहे हैं। और ये रोज़ बदनाम करते हैं कि जी पाकिस्तान में हुकूमत हमें इंसाफ नहीं दे रही। हुकूमत तो फ़रीक है, हुकूमत इनको इंसाफ कैसे देगी? हमारे ऊपर इन्होंने जो FIR दर्ज की, हमें खुद इंसाफ चाहिए।
वो इंसाफ इनको भी चाहिए, हमें भी चाहिए, वो अदलिया ने देना है। जो इनकी डिमांड है कि जी हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, इंसाफ लेने के लिए बनाया तो उसकी रिपोर्ट दे देना, इंसाफ लेने के लिए उसकी रिपोर्ट आप पब्लिक इंसाफ लेने के लिए हम धरना देंगे। जेआईटी के अंदर आपने पंजाब पुलिस के अफसरान उसके अंदर बना दिए, उसके सरबरा और उसके मेंबर्स बना दिए। तो मुझे बताएं वो जो पंजाब हुकूमत जो आपकी पुलिस पंजाब पुलिस है, पंजाब गवर्नमेंट के अंदर आती है, वो कैसे मुमकिन है कि वो फेयर इंक्वायरी कर सकेगी? तो आप अगर बाकी इसके अंदर सिलसिले है तो आप एक फ्री एंड फेयर इसका मतलब है, अब मेरी बात सुन लें आप, बोले सुन रहा हूं, अब मेरी बात सुन लें आप। इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं कि अदलिया जो है वो पंजाब पुलिस से उनकी रिपोर्ट नहीं मंगा सकती, और अगर वो रिपोर्ट नहीं देते तो उनके खिलाफ फैसला नहीं कर सकती। मतलब यह है कि आप ये सारा कर रहे हैं, अगर पंजाब पुलिस ने जो खुद कातिल पुलिस है तो वो कैसे सही प्रोसिक्यूशन का अमल कर सकेगी? अदालत का जितना भी फैसला होगा, मुझे बताएं, आप अदलिया पे तनकीद कर रहे हैं और उसके ऊपर आपका इन्फ्लुएंस। मेरी बात का जवाब दें ना आप, जेआईटी मेरी बात का जवाब दें। आप अदलिया पे तनकीद कर रहे हैं कि अगर पंजाब रिपोर्ट नहीं जमा करा रही या गलत रिपोर्ट जमा करा रही है, प्रोसिक्यूशन का सिस्टम बनाया जो जेआईटी बनाई, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहा हूं कि दैट इज रॉन्ग। हमारा पहले दिन से ये मुतालबा था कि आप एक फ्री एंड फेयर जेआईटी बना दें। आप जो पंजाब पुलिस मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। मैंने दिया आपका जवाब, मैंने दिया। मैं कह रहा हूं कि ये आप स्टोरी बना रहे हैं ना, मैं आपको प्रोसिक्यूशन के इसका मतलब है कि अगर हमारी इसके ऊपर आपका इन्फ्लुएंस है, पंजाब गवर्नमेंट का, मेरी बात का जवाब देना आप मेरी बात का जवाब दें कि अगर वो हम प्रोसिक्यूशन को सही नहीं कर रहे तो अदलिया इस काबिल नहीं है कि वो हमसे सही करवा दे। अदलिया में आप केस जाने हमारे दे खिलाफ तो फैसला दे दे। अभी तक तो किसी अदालत के अंदर ये केस चल ही नहीं रहा। अभी तक तो हम उसमें इस्तगासे में गए हैं। आज 35 से ज्यादा गवाहान हमारे पेश हो चुके हैं, अभी तक सिर्फ यही डिसाइड नहीं हुआ कि ये केस यार ये सारी स्टोरी है ना। तो मुझे बताएं आप कौन सी अदलिया ये आपकी स्टोरी है, अदालत में आपने केस जाने दिया? ये आपकी स्टोरी है। इसका मतलब है कि अदलिया फैसला करने के काबिल नहीं है, आप ये कह रहे हैं। ये स्टोरीज नहीं है, ये फैक्ट्स हैं, ऑन द रिकॉर्ड। तो फिर आप अदालत फिर हमारे खिलाफ 35 से ज्यादा हमारे गवाह हो चुके हैं। आज तक आपको अदालत पे एतमाद है? किस काबिल समाअत है ये? नहीं तो किस अदालत के अंदर 2 साल में किसी अदालत के अंदर तो आपने केस जाने नहीं दिया। आपने खुद कैसी आगे बढ़ाना है, इसके लिए डेफिनेटली हमें ये स्टोरी कई दफा सुना चुके हैं, हम सुना रहे हैं। ठीक है, असर नहीं हो रहा, आप उसको दबा के बैठे हैं और 14 खून जो है वो आप पीने के चक्कर में। बिल्कुल सही, आपने बात सुन ली, उनकी बात सुन ली, उन्होंने आपकी बात सुन ली। करीम ख्वाजा साहब, पीपल्स पार्टी अभी तक जो है वो तजब्जब का शिकार दिखाई दे रही है। कोई वाज़े हमें पीपल्स पार्टी की जानब से प्लानिंग दिखाई नहीं दे रही कि आया आप स्ट्रीट मूवमेंट में हिस्सा डाल रहे हैं या नहीं? क्या पॉलिसी की आपकी वाज़े? मैंने पहले आपके से कहा कि 9 पार्टियों का इत्तेहाद है और उसमें जो है कंसेंसस से या अक्सरती राय से चीज़ें फैसले होगी। TORs पर डिस्कशन हुए, हम पार्टी मतलब है कि हम इस तरह तो नहीं करेंगे, हम अकेले फैसले करेंगे। हमने जो भी तहरीकें इस मुल्क में चली हैं वो MRD की हो, ARD की हो या दीगर हो, पीपल्स पार्टी सब पार्टीज़ को लेकर चलती रही है। तो एक बात ये है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है कि हम कोई जल्दी फ़ैसला करेंगे। और दूसरी बात ये क्लियर होनी चाहिए, हमने बारहा ये बातें की है कि मुस्लिम लीग से हमारे मुकाबले रहे हैं सालों साल से। इलेक्शंस कभी वो जीते हैं, कभी हम जीते हैं, मगर एक चीज़ में हम किसी सूरत में किसी को इजाज़त नहीं देंगे, नहीं हिस्सादार बनेंगे। लेकिन करीम ख्वाजा मेरी साहब, बात प्लीज़, नहीं वजाहत नजर नहीं आ रही। मेरी बात, अवामी नेशनल पार्टी पीछे हटती नजर आ रही है, मूवमेंट पीछे हटती नजर आ रही है। अब सिर्फ आप और तहरीक इंसाफ सड़कों पर आने की बात कर रहे हैं। नहीं, आप बार बार ये रिपीट कर रहे हैं कि सड़कों पर सड़कों पर सड़कों पर। हम आएंगे, अपने हिसाब से आएंगे और अभी डिसीजन होंगे तो कंसेंसस से होंगे। एहतजाज सब कह चुके हैं। नहीं, देखिए बात सुने, आप मिक्स इंद्रीब आप बता दें, इंद्रीब आप बता दें क्या आपकी क्या कैलकुलेशन है पीपल्स पार्टी से मुतालिक? आप मेरी बात सुन नहीं रहे, आप काट रहे हैं बात सबकी। रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए वो तो आप मेरी बात नहीं सुन रहे, आप काट रहे हैं। करेंगे, लेकिन मैं बेसिकली आपसे सुन लेते हैं, लीग की बात सुन लें, फिर उसके बाद आप पे आते हैं। आप मेरी बात सुने ना प्लीज, आप पे आते हैं। हाँ, मेरी बात सुन लेते हैं, सुन लेते हैं। करीम ख्वाजा साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। देखिए, हमने कहा कि जो पार्टी अलायंसेस हैं वो कंसेंसस से मूव करेंगी और जो लीडरशिप फैसला करेगी। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, हम किसी ऐसी सूरत में इन्वॉल्व नहीं होंगे जहाँ के पार्लियामेंट को नुकसान हो और थर्ड फोर्स आए, उसकी हम मुज़ाहमत करेंगे। बाकी मुस्लिम लीग से हमारा मुकाबला है, बिल्कुल करेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल सही, किसी तीसरी कुव्वत को फायदा नहीं उठाने देंगे। लीब, आपकी कैलकुलेशन क्या है पीपल्स पार्टी से मुतालिक?
देखिए, पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, उन्होंने अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर कर दिया, मैं अपनी पार्टी का मौक़िफ़ ज़ाहिर करूँगी। और हमारे अब ये है कि जी हम पूरी ऑपोजिशन को साथ लेके चलेंगे जहाँ तक लेके जा सकते हैं। और आपको ये भी पता है कि बेसिकली हमने सारे रास्ते इख्तियार किए हैं जो हमने लास्ट टाइम धरने से पहले किए थे। हम पार्लियामेंट में गए हैं, हम कोर्ट में गए हैं, हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि हम आखिरी वक्त तक हुकूमत को मजबूर करें, बिकॉज द बॉल इज इन देयर कोर्ट। लेकिन सवाल यह है कि उस वक्त भी हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम जमातों ने यह कहा था कि धांधली हुई है, आपके मौक़िफ़ से सारे जो है वो मुत्तफिक थे, लेकिन सड़कों पर सिर्फ आप और पाकिस्तान अवामी तहरीक की नजर आए। तो अब भी क्या ऐसा तो नहीं होने जा रहा कि आप और अवामी तहरीक दो ही कज़न जो है वो सड़कों पर नजर आएंगे? देखें, वो बात क्या है, हमने पिछली दफ़ा भी ये कहा, आप लोग नहीं माने, कोई मीडिया में भी नहीं माना। हमने कहा जी हम सारे अगर हरबे आपने कर लिए, आजमा लिए और वो नहीं काम कर रहे, तो जमहूरियत में क्या होता है? मतलब ये तो हम आखिर में अगर सड़कों पे जाएंगे तो जाएंगे। वहाँ तो आइसलैंड में पहले दिन लोग सड़कों पे आ गए, ब्राज़ील में आ गए, वहाँ यूके में आ गए। जमहूरियत का मतलब है कि सबसे बड़ी आवाज़ अवाम की होती है। यहाँ जब अवाम की आवाज़ की हम बात करते हैं तो कहते हैं जी जमहूरियत डीरेल हो रही है। ये जमहूरियत वही है, बादशाहत है कि हाउ डेयर यू, कि आप किस तरह से बाहर निकले हमारे खिलाफ, हमारे बच्चों के खिलाफ। हमने ठेका लिया हुआ इस मुल्क का, हमने जागीरें बनानी है, ये बादशाहत है, ये जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत को इनसे खतरा है। अगर नवाज शरीफ डीरेल हो रहा है तो इसका मतलब है जमहूरियत डीरेल हो रही है। यानी कि आप इस चीज का लिहाज नहीं करेंगे कि जमहूरियत डीरेल हो रही है या फिर गवर्नमेंट हो रही है। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, वापस आकर बात करेंगे कि ये जो तहरीक शुरू होने जा रही है इसका मुस्तकबिल क्या होगा। बात करेंगे ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। राना अफजल साहब, बताइएगा कि 3 रेफरेंसेस तो आपके खिलाफ आ चुके हैं मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ। इमरान खान साहब की भी ऑफशोर कंपनी निकली है, तो आपने रेफरेंस इमरान खान के खिलाफ दायर क्यों ना किया? अब जब जस्टिस पार्टी ने उनके खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया है, अगर केस खुलता है तो क्या आप फरीक बनेंगे इस केस में? देखिए, मेरा ख्याल है कि इमरान खान के ऊपर इसहाक डार साहब के बेटे ने जो केस किया वही काफ़ी है, और ये 5-6 पेशियों के ऊपर अब आगे भाग रहे हैं। आप बार बार सवाल इनसे पूछ रहे हैं कि तहरीक का मुस्तकबिल क्या होगा अगर ये तहरीक में जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं भी पॉलिटिक्स में हूं और अवाम की पल्स के ऊपर हमारी नब्ज़ होती है। पाकिस्तान के अवाम ये देख रहे हैं कि हम अपने आखिरी 2 साल में दाखिल हो चुके हैं और हमने बेशुमार मंसूबे शुरू किए हैं। आज वो खुशकिस्मत दिन है कि जिस दिन पाकिस्तान के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 23 अरब डॉलर के हैं। आज वो दिन है जिस दिन पाकिस्तान में तारीखी तौर के ऊपर 3.1 ट्रिलियन रुपीस के टैक्स इकट्ठे किए हैं, जो कि हमारी हुकूमत ने 52 से 55% टैक्सेस की इकट्ठे करने को बढ़ा दिया है। हमने काले धन के दरवाजे बंद किए हैं। आज पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा कि 10 से ज्यादा बिजली घर आपके मुताबिक ये जो तहरीकें हैं ये आपकी कारकर्दगी से खारिज हैं ये लोग? मैं ये कह रहा हूं कि इस तहरीक के ऊपर अवाम का जो मूड है वो चाह रहे हैं कि जो मंसूबे हमने शुरू किए हैं वो मुकम्मल हों। ये तहरीक करके देख लें, इनको इग्नोर करेगी अवाम, और अगर ये उनके रास्ते बंद करेंगे तो अवाम इनके जूते मारेंगे। ईद के बाद पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं। पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान में तोड़ फोड़ और ये घटिया सियासत नहीं देखना चाहते, और ये तजर्बा कर लें। इनकी पार्टी तबाह हो गई 126 दिन के धरने से। अभी ये 10 दिन का धरना देख लें, लोग इनके कैंप उठा के फेंक लें। ईद के बाद देख लेंगे क्या होता है। हम बताइएगा करीम ख्वाजा साहब, आप बताइएगा कि आपने वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तो रेफरेंस दायर कर दिया कि उनकी बेटी की ऑफशोर कंपनीज निकल आई है, इमरान खान साहब की भी तो ऑफशोर कंपनी निकली है, आपने उनके खिलाफ रेफरेंस क्यों नहीं दायर किया? देखें, मसला ये है कि किसके खिलाफ करें या किसके खिलाफ नहीं करें। हमने कर दिया है अपने हिसाब से। जहाँ तक राना साहब एक सीनियर पॉलिटिशियन है, मगर राना साहब को मैं एक बात बताऊं कि पाकिस्तान में 2-3 अदवार थे। मिसाल के तौर पर अयूब खान ने कहा कि मैंने बड़ी डेवलपमेंट्स की है। मैं समझता हूं कि इन्होंने जो इलेक्ट्रिसिटी का जो मंसूबा बनाया वो 3,500-4 हज़ार मेगावाट जो है 2017 तक नेशनल ग्रिड में आएंगे, जो कि ये सेंट्रल पंजाब के कुछ शहरों को देकर नहीं पोटवार को देंगे, नहीं साउथ पंजाब को, नहीं सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, नहीं बलोचिस्तान, किसी को नहीं देंगे। ये समझते हैं कि हम जीत जाएंगे। तो बहरहाल ये इनकी अपनी सोच है। तो ये चीज़ें तरक्यात जो तरक्की की बातों से कोई इलेक्शन नहीं जीते जाते, और ये प्रीवियसली पाकिस्तान में इस तरह होता रहा। मोहम्मद खान जुड़े जो से हम डिसएग्री करें, मगर उसने रोज़गार दिया और उसने बहुत कुछ दिया, मगर वो इलेक्शन हार गया।
उसकी पार्टी हार गई। तो कहने का मतलब है कि ये चीज़ें इलेक्शन के वक्त फैसले होते हैं, हवाओं का रुख बताते हैं। फैसला होगा, वक्त आने पर फैसला होगा। लीब, आप बताइएगा कि कितने आप लोग मुतमईन हैं, कितने आप लोग पुरुम्मीद हैं इस तहरीक की कामयाबी से मुतल्लिक? देखिए समर, मुझे मेरी बात कंप्लीट कर लेने दें, बिकॉज बीच में इंटरप्ट हो जाती है। शॉर्ट रखिएगा। दो पॉइंट्स हैं। पहली बात तो ये कि पनामा लीक्स के ऊपर बात हो रही है। पनामा लीक्स में इमरान खान की कोई कंपनी नहीं आई, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने उसके बावजूद कह दिया है कि भाई वज़ीर आज़म के साथ ये सारा कुछ मेरा है, आप मुझे पहले एहतसाब करें। उन्होंने अदालतों से पहले कह दिया कि जी आप मेरा एहतसाब करें, पार्लियामेंट में आके कह दिया, हर जगह जाके कह दिया। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि कौन भाग रहा है, कौन वहाँ है, किसको कौन चीज़ छुपा रहा है, कौन चीज़ जो है वो ओपन कर रहा है। तीसरी बात, जहाँ तक तरक्की की ताल्लुक है, तो इसहाक डार साहब जीनियस हैं। मतलब उन्होंने ज़बरदस्त इकोनॉमिक्स निकाली है। उन्होंने कहा है कि अगर दाल जो है 180 से 250 रुपए हो गई है तो लोगों को मुर्गी खानी चाहिए। अब देखिए इतना जबरदस्त वक्त कम है, हमें काजी शफीक साहब का मौके लेना है, शॉर्टली लेना है। काजी शफीक साहब अपना शॉर्टली मौका दीजिएगा कि कितने मुतमईन हैं इस तहरीक से, कितने पुरुम्मीद हैं आप? मुझे काजी शफीक साहब का टेक। तो ये जो जितने भी राणा साहब ने दादोशुमार बयान किए, ये सब पेपर्स के ऊपर है, ग्राउंड में कुछ भी नहीं है। ग्राउंड में तो लोग अभी भी मर रहे हैं। देखिए अवाम निकलेगी, अवाम अभी भी निकल रही है। अभी भी पोजीशन यह है कि मैं रावलपिंडी शहर के अंदर बैठा हूं, रात को एयरपोर्ट आपका बंद हो गया, उन बेचारों को बिजली नहीं मिल रही, वो हालांकि सारा नून लीग कह रही है, उसके बावजूद वो लोग सड़कों पर लेकर उन्होंने एयरपोर्ट बंद कर दिया और एहतजाज कर रहे हैं कि हमें बिजली चाहिए। और भाई लोगों को चीनी, आटा, दाल, मुझे बताएं वो काम, वो आप सिर्फ पीपल्स पार्टी के दौर से उन नर्ख जो थे, रेट थे, उनका कंपेयर कर ले। चलिए, आने वाला वक्त बताएगा कि तहरीक कितनी कामयाब होगी। बिल्कुल, आने वाला वक्त बताएगा तहरीक कितनी होगी। नाज़रीन, आज के शो में इतना ही। हमारा शो का वक्त खत्म हो जाता है। तमाम मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने का। कल बात होगी। अल्लाह हाफिज।